हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री का तीसरा टॉपिक, वो है यूनान की सभ्यता। इससे पहले हमने दो टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें पहली थी मिस्र की सभ्यता, दूसरी थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, और आज की क्लास में करेंगे यूनान की सभ्यता। ठीक है जी। हम हर एक पॉइंट को हर एक मतलब टॉपिक को पॉइंट वाइज कवर करेंगे, जिसमें से एक भी पॉइंट आपका एक्स्ट्रा नहीं होगा। जितने भी पॉइंट होंगे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं। ठीक है जी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमने यूनान की सभ्यता को जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिन्होंने ज्यादा बड़ा नहीं किया है, छोटा सा रखा है, लेकिन सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। आप कहीं भी देख सकते हैं, इससे ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मतलब कोई मिलेगा ही नहीं। जितने भी हमने लिया है सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट ही लिया है। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि यूनान मतलब बल्कन प्रायद्वीप का दक्षिणी भाग है। जो मतलब यूनान क्या है, बल्कन प्रायद्वीप का दक्षिणी भाग है, जो भूमध्य सागर से मिला हुआ है। किससे मिला हुआ है? भूमध्य सागर से। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो यूनान है वो कौन से सागर से मिला हुआ है? तो भूमध्य सागर से मिला है। और किसका भाग है ये? तो बल्कन जो प्रायद्वीप है उसका भाग है, दक्षिणी भाग है ये यूनान। ठीक है जी। अगला पॉइंट है कि यूनान की सभ्यता को यूरोपियन सभ्यता का उद्गम स्थल माना गया है। किसका उद्गम स्थल माना गया है? यूरोपियन सभ्यता का उद्गम मतलब उद्गम स्थल माना गया है। ठीक है जी। और कई कबीलों का स्वामी राजा होता था। और इसमें क्या होता था, यूनानी सभ्यता में जो कई कबीले होते थे उसका जो स्वामी होता था उसको क्या माना जाता था? राजा माना जाता था। ठीक है जी। अगला पॉइंट है कि कीट की सभ्यता प्राचीन यूनानी सभ्यता की जननी कही जाती है। और क्या कही जाती है? जो कीट की सभ्यता थी उसको क्या कहते हैं? प्राचीन यूनानी सभ्यता की जननी कहा जाता है। कीट की राजधानी थी वो क्या थी? नामोस। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। कीट की सभ्यता मतलब यूनानी की पुरानी सभ्यता की जननी है। किसकी? यूनानी सभ्यता की जननी कौन सी है? तो कीट की सभ्यता। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि कीट की जो राजधानी क्या थी? तो वो थी नामोस। ठीक है जी। यूनान किस मतलब यूनानी सभ्यता किस प्रायद्वीप पे है? तो बल्कन द्वीप पे। अभी हमने देखा। और कौन सा भाग है? तो दक्षिणी भाग। और ये कौन से सागर से घिरा हुआ है? तो भूमध्य सागर से। ठीक है, मिला हुआ है। हमने ये भी कवर कर लिया। और कीट की सभ्यता पुरानी यूनानी सभ्यता की जननी है। कीट की राजधानी क्या होगी? नामोस। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट है कि 1200 ईसा पूर्व में आर्यों की डोरियन जो थी शाखा, डोरियन शाखा ने यूनान में प्रवेश कर वहां पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। और कब आर्यों ने क्या किया? आर्यन की जो डोरियन शाखा थी, डोरियन शाखा, उन्होंने क्या किया? यूनान में प्रवेश किया और वहां पे अपना प्रभुत्व जमा लिया। ठीक है जी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी आर्यों की कौन सी शाखा प्रवेश की थी यूनान में? तो वो थी डोरियन शाखा। ठीक है जी। उन्होंने पे क्या किया वहां पे? तो वहां पे उन्होंने अपना प्रभुत्व जमा लिया। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट है कि यूनान को हेलस भी कहा जाता है। यूनान को क्या कहा जाता है? हेलस। यूनान को हेलस कहा जाता है। और इसलिए उसकी जो पुरानी मतलब शाखा है, हेलनिक सभ्यता भी कहलाती है। और वो क्या कहलाती है? पुरानी जो सभ्यता है हेलनिक भी कहलाती है। ठीक है जी। अब इसका देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि प्रायद्वीपीय प्रदेश होने के कारण यूनान छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। और क्या हो गया था? वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र था वो। ठीक है जी। तो वो क्या हो गया था? छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। और विभिन्न नगर राज्यों में स्पार्टा और एथेंस अधिक प्रभावशाली थे। ठीक है जी। तो कौन अधिक प्रभावशाली थे? स्पार्टा और एथेंस। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट है कि प्रारंभिक यूनानियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन, तलवार और आभूषण बनाते थे। तो यूनानियों का प्रमुख मतलब व्यवसाय में क्या आता है? तो कृषि आती है, पशुपालन आता है, मिट्टी के बर्तन आते हैं, तलवार और आभूषण। और यूनानी लोगों ने देवताओं की कल्पना मनुष्य के रूप में की थी। और जो यूनानियों के देवता थे वो किस रूप में अपने देवता को मानते थे? मनुष्य के रूप में। ठीक है जी। यद्यपि ये देवता मनुष्य की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और अमर समझे जाते थे। और वो क्या समझते थे अपने देवताओं को? कि वो अधिक शक्तिशाली होते हैं और वो अमर हुए। ठीक है जी। तो यूनानी लोग अपने देवताओं को अमर समझते थे और शक्तिशाली समझते थे। बस यूनानी सभ्यता में इससे ज्यादा आपका कुछ नहीं आएगा। ठीक है जी। तो यूनानी सभ्यता में इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने स्थान बता दिए, पुरानी सभ्यता बता दी,
कौन सी सभ्यता की जननी है, ये किससे जन्म मतलब इसका जन्म हुआ है, हमने सब कवर कर लिया। अब इसी में एक छोटा सा है रोम का, रोम भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसको भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। ठीक है जी, 5 लाइनों में रोम की सभ्यता है जो एक कवर हो जाएगी। इससे ज्यादा आपको रोम में और यूनानी सभ्यता में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मैं कौन फुल 100% कह सकता हूँ, इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देख लेते हैं रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता का विकास यूनानी सभ्यता का अपकर्ष के बाद हुआ। ठीक है जी, रोम की सभ्यता का विकास कब हुआ? यूनानी सभ्यता के बाद। रोमन सभ्यता का केंद्र क्या था? रोम था, जो इटली में स्थित है। यह यूनानी सभ्यता से प्रभावित थी। और रोम की सभ्यता किससे प्रभावित थी? तो यूनानी सभ्यता से प्रभावित थी, और जो कहाँ स्थित है? तो इटली में। ये तीनों पॉइंट हो गए एक ही में। इटली में मतलब इटली में सभ्यता को विकसित करने का श्रेय एट्स्कन नामक एक अनार्य जाति को है। मतलब जो एक अनार्य जाति थी एट्स्कन, उसको जाता है। ठीक है जी, जूलियस सीजर ने रोम के साम्राज्य का बिना ताज का राजा था, बादशाह था। मतलब वो क्या था? जूलियस सीजर वो क्या था? रोम का साम्राज्य था, उसका बिना ताज का मतलब बादशाह था, मतलब राजा कह सकते हैं कि वो बिना ताज का राजा था। इसकी गणना विश्व के सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों में से की जाती है। और जो जूलियस सीजर था वो क्या था? विश्व का सर्वश्रेष्ठ सेनापति था, उसकी गणना की जाती है उसमें। वो बिना ताज के क्या था? रोम का बादशाह था। बस इतना पॉइंट याद रखना है। जूलियस सीजर क्या था? रोम का बिना ताज का बादशाह था, जिसकी गणना विश्व के प्रमुख सेनापतियों में, सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों में की जाती है। ठीक है, अगस्त का काल रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। बस रोम की सभ्यता से भी, इससे अधिक कुछ नहीं। तो हमने आपको कवर कर लिया रोम की सभ्यता और यूनान की सभ्यता। इससे ज्यादा आपको इसमें कोई पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अब अगले मतलब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मतलब विदेशी आंदोलनों को, क्योंकि वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। छोटा सा टॉपिक था, इसलिए आज कम समय लगा, लेकिन कल हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो भी इम्पोर्टेंट है यूनान की सभ्यता में, रोम की सभ्यता में, हमने सिर्फ उतना ही पढ़ा है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं कल। मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री के जो भी आंदोलन है, विश्व में जितने आंदोलन हुए हैं उन सबको कवर करेंगे। तो कल मिलते हैं विश्व आंदोलन के साथ। चलिए, आज के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को।